बोर्ड एग्जाम 2026 की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज का आज अगला पार्ट है अपने, जिसमें हम बी खंड के मतलब जो बहुविकल्पात्मक रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक सवाल तो पहले ही कर चुके हैं, जिसका वीडियो पोस्ट कर दिया है। आज हम 500 सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से सवाल आता है। या तो आपको इस दो समीकरण युग्म दे करके उसको विलोपन विधि से हल करने के लिए पूछेगा, या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि का सवाल ले रहा हूं। विलोपन विधि से किसी भी प्रश्न को हल करने का तरीका या विधि भी आप इसके साथ सीख लोगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी कर लोगे। तो सबसे पहले समीकरण दी हुई x प्लस वाई बराबर 5, पहली समीकरण, और दूसरी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करना है, विलोपन विधि के अंदर किसी पहली और दूसरी दोनों समीकरणों को ध्यान में रखना है, किसी चर का विलोपन करना है। या तो आप x चर का विलोपन करो या y चर का विलोपन करो। और विलोपन करने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले देखो दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए, x x में और y y में। तो y का तो चिन्ह अलग अलग है, x गुणांकों का चिन्ह समान है, तो हम x के गुणांकों का ही विलोपन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या लिखेंगे, x के गुणांकों का विलोपन करने पर, विलोपन विधि के अंदर विलोपन करने के लिए अब करेंगे कैसे, ऐसा था नहीं कि सीधे कर लेंगे। तो दोनों के गुणांक समान करने एक दूसरे के। जैसे पहली समीकरण है, इसका किससे गुणा करें कि इसके गुणांक मतलब 2x है तो यहाँ भी 2x हो जाए। तो सीधी सी बात है, समीकरण 1 का 2 से गुणा करेंगे। तो केवल x अकेले से नहीं, पूरी समीकरण से गुणा होगा। तो x का 2 से मतलब ये गुणा वाली संख्या यहाँ पी से लिख लो, गुणा 2 से कर रहे हैं। दूसरी समीकरण का गुणा तो हमें इससे का भी करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बड़ी कोई संख्या की जरूरत है नहीं, तो गुणा 1 से करेंगे। तो x के गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 का गुणांक 2 से एवं समीकरण 2 है दूसरी, उसका गुणांक 1 से गुणा करने पर, समीकरणों का आपस में गुणा नहीं कर रहे हैं, इनके चर है उनके गुणांकों से गुणा कर रहे हैं, से गुणा करने पर। तो अब एक समीकरण की जगह दूसरी तीसरी की जगह नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। जैसे x का 2 से गुणा यहाँ हो जाएगा 2x, y का भी 2 से गुणा 2y, और 5 का 2 से गुणा हो जाएगा 10। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। और दूसरी के अंदर तो कोई चेंजेस होगा नहीं। x माइनस 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, विलोपन विधि में जब गुणांक समान हो गए, दोनों के गुणांक समान है, अब समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो वो भी संख्या लिख लेंगे, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर। अब समीकरण घटा लेंगे। तो घटाने का तरीका क्या है, सीधा समीकरण लिख लो, 2x प्लस 2y बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाने का मतलब है अगली नीचे जो पंक्ति है दूसरी पंक्ति, उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं गुणांकों के। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो इसकी जगह प्लस काम में लेंगे, माइनस की प्लस की जगह माइनस। अब जैसे प्लस का 2x और माइनस का 2x जोड़े जाते, तो जुड़ने पर 0 आ जाता है। प्लस के 2y प्लस के 3y यहाँ हो जाएंगे प्लस के 5y। चर वही रहता है, गुणांक जोड़ जाते हैं। 10 में से 4 घटा लो, पीछे रहेगा 6। अब यहाँ से y का मान निकालना, तो y के साथ 5 गुणा में, दूसरे पक्ष में आते ही भाग में, तो यहाँ से मान मिल जाता है x y बराबर 6/5। ये पहला हल मिल जाता है। जब भी उत्तर मिलता है उसको एग्जाम के अंदर विशेष ध्यान रखना, हाईलाइट कर दो, और जो मान मिलता है उसको समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो y का मान मिला है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 के अंदर y का मान रख लो। तो एक समीकरण x प्लस y की जगह 6/5 बराबर 5। अब x के साथ जो भिन्न है प्लस में, सामने भेज दो माइनस में, तो माइनस के 6/5। ऐसे स्थिति में क्या करना है, हरों का लसअप ले लो। तो हरों का लसअप लोगे, x बराबर 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का 5 से गुणा करोगे 25 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा 19/5। ये दूसरा उत्तर। अब फाइनली लिख देना आता है x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। इस तरीके से विलोपन विधि से सवाल को हल किया जा सकता है आसानी से।
अब विलोपन विधि के बाद अगला सवाल है समांतर श्रेणी वाले पार्ट से, छठा सवाल, जिसके अंदर आपको कोई एक या तो एनवा पद, सारवंतर, ए वगैरह देख करके कोई ए एन पूछेगा या ए देख करके। तो यहाँ पर मैंने जो सवाल इंपॉर्टेंट लिया है उसके अंदर दिया है आपको एपी में पहला पद ए बराबर 5 है, सारावंतर डी बराबर 3 है, ए एन बराबर एन मतलब एनवा पद या अंतिम पद जो भी इसको कहो 50 है। आपको पदों की संख्या और उतने पदों का योग ऐसा निकालना है। तो दिया है किसका मान, ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 3 और ए एन बराबर दिया है 50। समान श्रेणी वाले प्रश्नों के अंदर एक चीज परफेक्ट दिमाग में रख लो कि जब भी कोई सवाल आता है क्या करना है, जिसका फॉर्मूला लागू हो रहा है हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ए का तो कोई सूत्र होता नहीं, पहला पद है वो ए है, सारा अंतर दो लगातार पद दिए होते हैं घटा करके निकाल देते हैं दूसरे में से पहला। ए एन का सूत्र है और ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक के बाहर, ये ए एन का मान है। ए एन का मान दिया हुआ हम यही से शुरुआत करेंगे, ए एन बराबर 50। तो ए एन की जगह मान सामने दिया है तो सूत्र रखो, तो सूत्र रखोगे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 50। ए की जगह 5 प्लस पदों की संख्या ज्ञात नहीं और डी की जगह 3 बराबर 50। तो यहां से या तो कोष्टक सोल्व कर लो या फिर एक एक करके पक्षांतर कर लो, दोनों तरीके आप काम में ले सकते हैं जिसको भी जो सही लगे। जैसे मैं एक एक करके पक्षांतर करूँ तो पहले प्लस का 5 पक्षांतर होगा, फिर गुणा का 3 होगा, फिर एन के साथ माइनस 1 कोष्टक खुलेगा, उसके बाद माइनस 1 का पक्षांतर होगा। ये तो है पक्षांतर का तरीका। और यदि आप इस कोष्टक का गुणा कर लेते हैं, जैसे 5 फिर एन का गुणा 3 से 3n माइनस 1 का 3 से माइनस 3 बराबर 50। अब क्या है, प्लस के 5 है माइनस के 3 है, किसके पास कितने ज्यादा है, तो प्लस के पास 2 है, तो 3n प्लस 2 बराबर 50। यहाँ से अब मान निकाल दो, 3n बराबर 50 माइनस 2 पक्षांतर कर दिया घटा लिया, तो यहाँ से मिला 3n बराबर 48 या n बराबर 48, 3 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में बराबर 16। तो पदों की संख्या हमें मिल गई 16। अब पदों की संख्या 16 मिल गई तो केवल एन नहीं पूछा था, एन तो पूछा ही था, उसके साथ एस एन और पूछेगा। तो एस एन ज्ञात करना है, तब उसके बाद क्या करोगे, एस एन का सूत्र लगाना है। एस एन का सूत्र है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक में डी बड़ा कोष्टक बंद। अब ये सूत्र है। और एक जैसे देखो पदों की संख्या मिल जाए, पहला पद मिल जाए और लास्ट वाला पद मिल जाए, तो एक शॉर्ट तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं, उससे भी करवा रहा हूं। और वो सूत्र है एन बटे 2 कोष्टक के अंदर ए प्लस एल। जब ये सूत्र काम में लेते हैं तब पद कितने, 16। तो एस 16 बराबर पदों की संख्या 16 लिख लो, 16 बटे 2। क्या पहला पद और अंतिम पद दोनों दिए, तो पहला पद 5 है और ए एन मतलब 16वां पद है वो 50 है, यही तो एन का मान था, लास्ट पद है। तो 5 प्लस 50। अब 16 के अंदर 2 का भाग दे दो, 16 2 से डिवाइड हो रहा है 8 बार, 8 इंटू 5 का 50 जोड़ लो 55। तो अब 55 और 8 का गुणा करना है, 40 और 45 450, यानी 16 पदों का योग कितना हो जाता है 450। ये सीधा तरीका है। और अगर इस तरीके से करोगे तो भी हो जाएगा, एस 16 बराबर एन की जगह 16 बटे 2 2 इंटू ए की जगह 5 प्लस पदों की संख्या 16 है तो 16 माइनस 1 और डी की जगह सारा अंतर 3 है दिया हुआ है। तो 16 2 से डिवाइड हो रहा है 8 बार और 5 का 2 से गुणा 10 प्लस 16 में से 1 घटा लो 15, 15 का 3 से गुणा कर लो 45। तो उत्तर इसका भी वही आएगा, 8 इंटू कोष्टक अंदर जुड़ जाएगा 55। तो 55 का 8 से गुणा करोगे फिर से 450 हो जाएगा। तो इसके 16 पदों का योग है। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी वाले प्रश्नों को भी कर सकते हैं आसानी से। अब उसके बाद छठे अध्याय त्रिभुजों की समरूपता से एक सवाल है, और वो है यदि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का, वो एबीसीडी दिया हुआ आपको, जैसे ए बी सी डी, जिसमें ए बी ये भुजा इस डी सी के समांतर है। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, सिद्ध करने वाले प्रश्नों के अंदर पॉइंट टू पॉइंट और पहला पॉइंट दिया है और उसमें लिखोगे समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के, ये इतना तो लिखना है।
उसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने वाली लाइन यहाँ लिखनी है। अब इस सवाल के अंदर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। तो ये ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। अब रचना करने की जरूरत है या नहीं है, वो इस चित्र को पूरा करेंगे तब मिल जाएगा। विकर्णों को मिला लो, ए सी और बी डी विकर्णों को मिला लिया, और ये विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को ओ लगा देना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये सवाल दो तरीके से सोल्व होता है। अगर समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए कह रहा है तो आप समरूपता के नियमों का प्रयोग करोगे, वरना यह समरूप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से भी होता है। उसके अंदर हम एक यहाँ से रचना करते हैं और फिर दो अलग अलग त्रिभुजों में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाते हैं। तो वो ध्यान में रखना है। अगर समरूपता कसौटी का कहा है तो वो समरूप मतलब समांतर रेखा नहीं खींचोगे, वरना समांतर रेखा की रचना करनी पड़ेगी। अब जैसे देखो, सिद्ध करने के बाद रचना कुछ है नहीं, करने की जरूरत है नहीं। तो उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले आपको समरूपता के नियमों का प्रयोग करना है। तो पहले देख लो किन दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे। त्रिभुज तो यहाँ छोटे छोटे देखो तो भी खुले खुले चार है, उसके अलावा बड़े दो त्रिभुजों को जोड़ करके भी बहुत सारे बनते हैं, चार और बनते हैं। अब कौन सा त्रिभुज चुनेंगे वो ये तय करेगा। आप इनके अनुपात लो, जैसे ओ ए, फिर ओ सी, ओ बी और ओ डी। तो ये भुजाएं आनी चाहिए साथ में, ऐसे त्रिभुज लो। और अब त्रिभुज तो ये चुनोगे तो फिर समरूप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रेखाएं समांतर है नहीं, तो समांतर के गुणों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जो भुजाएं समांतर है एक, तो उसको ले लो और इसके साथ त्रिभुज बन जाएगा एओबी। तो यहां से शुरुआत करेंगे, त्रिभुज एओबी एवं त्रिभुज ऊपर वाला सीओडी में, इन दोनों को समरूप करेंगे। समरूप हो जाएगा उसके बाद हम ये सिद्ध कर लेंगे। अब इसके अंदर जैसे देखो, यहाँ कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार अंकित कर दो, जिससे बार बार पूरा नाम नहीं लिखना पड़े। त्रिभुज पहले के अंदर जैसे कोण एक है, वो दूसरे त्रिभुज की किस कोण के बराबर है, तो जब जैसे देखो दो रेखाएं समांतर होती है तो वहां तीसरी कोई ऐसी तिरछी रेखा खींची जाती है, तो जेड आकार में बने कोण है वो एकांतर कोण कहलाते हैं, वो माप में बराबर होते हैं। तो एक और तीन इस नियम से बराबर हो जाएंगे, यानी लिखेंगे कोण एक बराबर कोण तीन, और कारण लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण सदैव माप में बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर हो तो। उसी तरीके से दो किसके, यहाँ से भी जेड बन रहा है इस तरीके से, तो दो और चार बराबर हो जाएंगे। तो कोण दो बराबर कोण चार, ये भी कैसे कोण है, एकांतर। और दो कोण मिल जाए तो भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं ये उपनियम से। तीसरा निकालना चाहो तो भी इसमें ज्ञात हो जाएगा। अब तीसरा कोण बचा है ये, और ये इस कोण के बराबर है। उसके पीछे का कारण है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो एक्स आकार में बनने वाले कोण शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो सदैव समान होते हैं। तो यहाँ से कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, कारण लिख लोगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब उसके बाद तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप है। त्रिभुज समरूप नाम लिखते समय संगत भुजाएं लोगे, जैसे पहला ए ओ बी लिख लिया, तो ए के संगत दूसरे त्रिभुज का कौन सा कोण है, सी। तो यहाँ आ जाएगा सी, और ओ के सामने तो वही कोण आ रहा है, और बी कौन है नंबर दो, किसके बराबर है, चार के। चार का नाम क्या है, डी। तो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी समरूप हो जाएंगे, सीओडी। और नियम लिखोगे ए उपनियम, मतलब सॉरी नियम, इस नियम से समरूप हो गए। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत कोण, संगत भुजाएं समान, संगत कोण तो बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो पहले त्रिभुज की संगत भुजा, जैसे पहले का नाम लिखा एओबी और दूसरे का नाम लिखा सीओडी, तो पहले की भुजा ओ ए उस त्रिभुज की किस भुजा के संगत है, मतलब ये नाम याद रखना है। तो पहले दो नाम ले लो, ओ ए, इधर ले लो ओ सी। तो अतः आपको पॉइंट क्या लिखना है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उनका अनुपात है वो समान होता है। अब संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अतः ओ ए बट्टे ओ सी बराबर होगा ओ बी बट्टे ओ डी।
OB बटे OD। तो यहाँ से सीधा इस त्रिभुज के नाम से ही आप ये अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमें सिद्ध करने को कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया है। अगले सवालों के लिए अगले वीडियो के अंदर फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा मोटिवेशन जरूर दें।